ने भी उसके ऊपर वीडियो बना के डाली है अपने उस पे डालनी पड़ी जैसे ही मुझे पता चला। मैं तो सही बताऊं आपको, मुझे किसी ने बताया, मैं बैठा था कि देवेंद्र भाई एयरप्लेन क्रैश हो गया। मैंने कहा वीआईपी देख कौन था इसमें। मतलब मेरा जो इमीडिएट जो क्वेश्चन था वो ये था, वीआईपी देख कौन है, कौन था। बोला वीआईपी क्यों। मैं कहा ये देखना है कि ये क्रैश जो है ना, ये हादसा है या ये साजिश है, पहले ये चेक करना है। बोला ऐसे कैसे कह सकते हो। मैं कहा अगर इसके अंदर कोई ऐसा वीआईपी है जिस जो अमित शाह का राजदार रहा है तो फिर ये हादसा नहीं है। ये मैं अभी पे बता देता हूं। और इसमें एक भी आदमी नहीं बचेगा, गारंटीड है। मतलब तब तक तो, उस टाइम तक तो सिर्फ ये खबर आई थी क्रैश हो गया है, कुछ नहीं पता किसी के घायल होने का, कुछ नहीं पता क्या है, मरने वालों के बारे में, घायलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चारों तरफ से सील कर दिया गया है, बचाव राहत कार्य चल रहा है, सिर्फ ये बात चल रही थी। और इस बातचीत के दौरान ही मेरे मुंह से निकल गया कि आप देख लेना, अभी कोई जानकारी, पहले ये पता करो कि कौन वीआईपी था। तब तक ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे। तो अचानक से फिर मैंने एक वीडियो बना दी। मुझे नहीं मालूम था उस टाइम तक कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई उसमें विजय रूपाणी भी साथ में था। तो मैंने उसी टाइम वीडियो बनाई और पहली वीडियो में मैंने ये बोला कि आपको ये देखना होगा कि ये साजिश है या हादसा है। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा की पलवल की ट्रेनिंग में मैंने ये बात बताई थी 2023 में अपने साथियों को। मैंने कहा था कि देखो होता कैसे है। मान लीजिए जनता सरकार मोर्चा इस लेवल पे पहुंच गया कि सरकार के सारे षड्यंत्रों को जनता के सामने रखने लग गया। तो जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्लेन को ही क्रैश कर दिया, तो उनके बारे में पता ही नहीं चला कि बंदा कहां चला गया। इसी तरीके से या तो वो किसी को युद्ध अपराधी बना देंगे, या वो किसी को फांसी तोड़ देंगे आतंकवादी बना करके, या वो उसके ऊपर कोई दूसरा अटैक करवा देंगे, रोड रेज में मरवा देंगे। जैसे मान लो भाई एक बंदा उनको खटक रहा है, तो उस खटकने वाले बंदे को वो क्या करेंगे कि सड़क पे चले, जहां सीसीटीवी कैमरा है वहां उन्हीं का आदमी आगे बाइक अड़ा देगा, आपकी बाइक या आपकी गाड़ी को टक्कर मार देगा हल्की सी दूसरी गाड़ी से या बाइक से। आप गाड़ी रोकोगे, क्योंकि आप जो हैं सामाजिक जीवन में हो, आप उसको बोलोगे तेरे से देख के नहीं चला जाता, तो वो जानबूझ के आपसे पंगा लेगा, आप उसके साथ हाथापाई करेगा। वो पहले हाथ उठाएगा या छेड़ेगा, बाय चांस आपका हाथ उठ गया, वो बंदे कॉल करेगा, पास में ही बंदे होंगे और बंदे आ जाएंगे, सरिया या बड़ा लट सिर में लग के मौत हो गई। तो सीसीटीवी कैमरा आपको ये दिखाएगा जैसे कि ये मौत मतलब हादसा थी, एक रोड रेज था और आदमी मारा गया, जबकि वो पूरा प्लानिंग का हिस्सा है। जिसे दीप सिद्धू को मारा, अब आपका मोबाइल जीपीएस लोकेशन देता है, आपका मोबाइल कितनी स्पीड से चल रहा है बता देता है, आपके फोन में जीपीएस जी। में पता लग जाता है। इतनी स्पीड से चलते हुए आपका फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है ये भी बता देता है। तो आप पर्टिकुलर चौक तक पहुंचने में कितना समय लगाओगे पता लग जाएगा। जी। लग जाएगा, आपकी फील्डिंग भी लग सकती है, वहां पे चार आदमी बैठ जाए, अब यहां से क्रॉस कर लिया, अब यहां से क्रॉस कर लिया, अब यहां से क्रॉस कर लिया, और जैसे ही उस चौक के पास पहुंचने लगे उधर से स्पीड से आती दूसरी कार या दूसरा ट्रक उसको उड़ा दे। आपको पता भी नहीं, क्योंकि आपकी लोकेशन तो 24 आवर उनके पास है। फिर स्नाइपर उनके एक ऑप्शन होता है, जैसे पहले कभी होते थे, तो जिस जिस तरह से उन्होंने वो कैनेडी को मारा था, मतलब राष्ट्रपति हाउस के अंदर मार दिया था, खिड़की से आया दूर से कहीं से स्नाइपर, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से वो जूम करके मार देते हैं राइफल्स का, ये भी पता है आप लोगों को। और फिर एक तरीका ये होता है कि एक आदमी की मौत जो है वो षड्यंत्र ना लगे, तो उसका एक तरीका ये होता है कि और बहुत सारे लोगों को मरवा दो उसके साथ में, या किसी दंगे में मरवा दो। जैसे कोई आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में पर्टिकुलर दो चार आदमियों की, पुलिस वालों की या किसी अपने लोगों की, जैसे आजकल तो आरएसएस के लोगों को भी भेजने लग गई ना बीजेपी। जी। पहले कांग्रेस थी वो भी भेजती होती थी अपने लोगों को, तो अब ये तो खुल्लम खुल्ला भेजते हैं। तो किसी अपने आदमी की ड्यूटी लगा दो कि तेरा टारगेट है कि राहुल को टारगेट करना है तुमने, भाई ये आदमी नहीं बच के जाना चाहिए, बाकी कोई बचे, तो लाठी चार्ज में उस आदमी का जरूर सर फूटना चाहिए, जैसे लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज करके मारा था उस टाइम पे जनरल डायर ने। तो इसी तरह जनरल डायर था, कौन था वो, साइमन, साइमन, ठीक है। इसी तरह से आ, ऐसे कोई व्यक्ति जो राजदार हो, मतलब जैसे जैसे वो कहते हैं ना, न्यूज चैनल वाले कहते हैं गुप्त सूत्रों से हमें पता चला था। तो जब मैं अहमदाबाद गया था, अभी की बात है, 1 तारीख को ही मैं वापस आया हूँ अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद से वापसी में जब आया तो वहाँ हम बैठे बात कर रहे थे, तो चर्चा चल रही थी कि भाई पहले वाले जो सीएम हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत परेशान है बीजेपी इससे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से, किसी को सांस नहीं लेने दे रहे हैं। तो इनका, इनके अंदर के ही आदमी इनका रास्ता जो है ना वो इनको मतलब ठीक कर सकते हैं।
तो विजय रूपाणी भी प्लान कर रहा है कि कोई 26-27 हजार करोड़ रुपए का कोई घोटाला अभी उजागर करेगा अभी कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने में, क्योंकि 2027 में चुनाव भी हैं उधर। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा था। उस सिनेरियो के चलते फिर मुझे समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस आदमी को इन लोगों ने ठिकाने लगाने के लिए ही इतने लोगों की जान ली हो। फिर तारीख देखी, तारीख भी यही इसी टाइप का इशारा कर रही है। मतलब तारीख का टोटल भी जो है वो 9 बन रहा, मतलब 18 बन रहा है। 18 का मतलब 6 जो मतलब मैं इसको घूम फिर के मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे ये लगा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, मतलब सॉरी, मुझे लगा कि ये साजिश है, मतलब उसके खिलाफ में। और फिर मुझे देखा कि यार सारी चीजें देखोगे ना आप, घूम फिर के आपको आएगा, पता चलेगा कि यार ऐसा हुआ नहीं कभी भी। ऐसा थोड़ी होता है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं। ऐसा थोड़ी होता है कि टेक ऑफ पूरा ही ना किया और उसी टाइम पे वो नीचे चला जाए। और फिर एक अखबार भी था, उसकी हेडलाइन भी थी फ्रंट पेज पे, जागरण का भी एक हिस्सा था मिड डे करके, उसने भी बकायदा छापा हुआ था सेम चीज कि भाई आज की तारीख में उसी दिन सुबह अखबार में वो आया है और सेम तरीके से वो अस्पताल उसके अंदर जो मेंटल हॉस्पिटल है उसके अंदर वो मतलब मिला गड़ा हुआ। तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि जो मीडिया है वो तो नैरेटिव चलाएगा, वो जो नैरेटिव अमित शाह ने बोला है, क्योंकि अमित शाह ने अभी 2 ही दिन पहले तो मीटिंग ली है ना मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की। तो इन्फ्लुएंसर्स को तो बोल दिया है कि देखो चैनल हमारे हाथ में है, ये रहा हमारे पास सारा का सारा अधिकार, हम यूट्यूब को लिख देंगे कि ये आदमी नेशनल सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है, इसका चैनल उड़ा दो, तो यूट्यूब उड़ा देगा। उससे पहले 4 PM के साथ उन्होंने किया ना, 4 PM के साथ किया था। फिर ये अपना गिरिजेश वशिष्ठ है, उसका जो नॉकिंग न्यूज़ है उसके साथ ऐसा ही किया था, सस्पेंड कर दिए। अब उनको पता लग गया, अब वो थोड़े से कड़वे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कम कर दिया कि भाई चैनल उड़ जाएगा, उससे अच्छा क्या है, क्योंकि यही तो बिजनेस है। तो इसलिए क्या है, हमें तो इस बात का भी डर नहीं है कि चलो कोई बात नहीं भाई, लेकिन बात तो उठानी पड़ेगी, लोगों के अंदर बात चली जाए। तो अब लोग एक अल्टरनेट नैरेटिव के ऊपर सोचने लग गए हैं कि हाँ हो सकता है कि ये रूपाणी को ठिकाने लगाने के लिए किया गया काम हो। क्योंकि देखो ना, अब इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि भाई प्लेन जो है वो पुराना था। मैं सोच रहा हूँ ये यार दिल्ली के अंदर 2005-15 के बाद की पेट्रोल की गाड़ी भी नहीं जा सकती है। वो कह रहे हैं अप्रैल के बाद तो पेट्रोल की गाड़ी ही नहीं जा पाएगी, या तो सीएनजी की गाड़ी जाएगी या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी जाएगी दिल्ली के अंदर। यही बोल रहे हैं ना वो 30 अक्टूबर के बाद, मतलब 1 नवंबर से इसका काम शुरू हो रहा है। फिर जहाज, ये वाला जहाज जो है ये 2009 में बना था। तो फिर ये जहाज, बल्कि ये तो अभी थोड़ा पुराना ही है, 15-16 साल पुराना ही है। जहाज तो 50-50 साल पुराने चल रहे हैं, अभी तक भी रनिंग में हैं और सवारियां लेके जा रहे हैं। तो उनके ऊपर तो कोई मतलब नहीं, इसके ऊपर कोई भी सुरक्षा कारण नहीं होते, पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं करते, उनकी जांच भी नहीं होती। आपको कभी किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या सरकार के किसी ऑफिशियल अकाउंट पर आपने देखा हो कि भाई इस जहाज की जांच पड़ताल की, सुरक्षा मानकों में ये कमियां पाई गई, इन मानकों को दुरुस्त किया गया, या एयरलाइन को निर्देश दिए गए कि तुम इनको ठीक करो, ऐसा कुछ खबर आपने कभी सुनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एयरलाइन सारी प्राइवेट और एयरपोर्ट भी सारे प्राइवेट। मतलब जब तक वो एयरपोर्ट बनता नहीं है तब तक जनता के पैसे से है बन रहा है। जैसे ही वो एयरपोर्ट बन जाता है वहां पे पब्लिक की आवाजाही शुरू होती है, वहां पर प्रॉफिट आना चालू होता है, उसको किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाता है। मैं तो बहुत पहले से बोल भी रहा हूं ये बात कि भाई ये जितने भी एयरपोर्ट्स हैं ये असल में जमीन हथियाने और प्राइवेट कंपनियों के बड़े मालिक जो पूंजीपति हैं उनकी आवागमन के लिए बन रहे हैं। आपको तो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि जनता इसमें ट्रैवल कर रही है, जनता कभी ट्रैवल नहीं कर रही है इसके अंदर। जनता का तो उल्टा नुकसान हो रहा है जनता का तो इसके अंदर, क्योंकि जो उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया, जो वहां स्टाफ लगाया है, जो एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस है, उसका खर्चा कहां से निकालेंगे? वो खर्चा निकालने के लिए गाड़ी ये किराए पे दे रखे हैं इन्होंने तो ये प्लेन, बाकी तो उनके अपने पर्पस के लिए है ना। उनको हीरोइन की तस्करी करनी है, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है, उनको यहां से सोना लेकर के जाना है, वहां से कोई और चीज नशा देश के अंदर लेकर के आना है, तो उसके लिए है। जाकर के पता करो, क्योंकि मैं कई बार चार्टर्ड प्लेन में गया हूं, मतलब इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे कुछ लोग ऐसे मेरे संपर्क में बहुत पहले से आए, मेरे लिए उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट्स करी। तो मैंने देखा कि आपका अगर चार्टर्ड प्लेन खुद का है, आपकी एयरलाइन अगर खुद की है और वो आपसे अगर मिलने के लिए बुलाता है, तो वो बंदा गाड़ी जब आपको लेके जाएगी ना, वो गाड़ी का कोई चेकअप नहीं होता है, उसका अलग रास्ता है जो टोटल
मतलब जिसमें सुरक्षा की जांच ही नहीं होती है। तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जिसका एयरलाइन है, जैसे कि अडानी का एयरलाइन है, तो वो जब गाड़ी जाएगी तो उसकी ना कोई चेकिंग हो सकती है, ना वो कुछ भी लेकर जा सकता है अपनी गाड़ी में, और उसकी गाड़ी बिल्कुल एरोप्लेन के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, और उसमें से जो संदूक उठा करके अंदर डाले, जो जितने मर्जी डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी ले जाओ, कुछ भी ले आओ, कोई मतलब ही नहीं है कि आपको किसी को पता चल जाए देश के अंदर। तो मैंने तो ये खेल देखा है इनका होते हुए। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जनता के लिए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं या ये चीज हो रही है, और ये हादसा होते ही मेरे दिमाग में तो ये सबसे पहले आया था। तो मुझे लगा कि एक अल्टरनेट ओपिनियन तो पब्लिक में जाना चाहिए, पब्लिक तय कर लेना कुछ भी। भाई मैंने एक बात कह दी है, वो कह रहे हैं कि हादसा हो गया, जैसे मैंने कुछ डाला तो किसी ने कमेंट किया प्रूफ दो कि ये साजिश थी। मैंने कहा तुम प्रूफ दे दो कि ये हादसा था। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल और बनता है, एक मोटा सवाल बनता है कि एरोप्लेन में लगभग 3000 तरह के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्ट का कोई फेलियर हो? दूसरा सवाल ये भी बनता है कि हाउ यू आर सो श्योर, मतलब आप हर एक बात को साजिश का रूप देने में सफल हो जाते हो, लोगों को वो बात बताने में कामयाब हो जाते हो, कैसे आप ये करते हो कि हर एक बात को आप साजिश क्यों बना रहे हो? देखो, कोई पार्ट फेलियर भी तो हो सकता है। चलिए मान लेते हैं पार्ट फेलियर होते हैं जी। क्या ये बर्दाश्त लायक है? मतलब पार्ट फेलियर हो गया जी। देखो भाई साहब, आपकी कोई माल गाड़ी है, उसमें माल ढो रहे हो, और वो माल गाड़ी जो है पटरी से उतर जाए और उसमें माल जो है वो इधर उधर बिखर जाए, वो नुकसान झेला जा सकता है। लेकिन आदमी की जान जहां खतरे में है, वहां पर कोई लापरवाही बर्दाश्त की जा सकती है क्या? आप बताइए। नहीं की जा सकती। नहीं की जानी चाहिए ना जी। 3000 पार्ट हो या 30,000 पार्ट हो, अगर आपसे नहीं संभलते हैं तो मत लगाओ एयरपोर्ट उस पे अंदर, एरोप्लेन के अंदर। अगर आप उनकी सुरक्षा की जांच नहीं कर सकते हो तो क्यों चलाते हो फिर एरोप्लेन? भाई मैं तो ये कह रहा हूं ना, हो कैसे गया? चलो हो गया, कोई बात नहीं, कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई विमान उड्डयन मंत्रालय है अपने पास, किस लिए है भाई? वो कोई ऑफिशियल एयरलाइन है इंडिया की? भारत के पास भारत सरकार की कोई एयरलाइन नहीं है, तो वो विमान मंत्रालय क्या करता है भाई? जो उड्डयन मंत्रालय क्या करता है? वो एविएशन मिनिस्ट्री क्या करती है? वो उसका कोई काम ही नहीं है। तो जब उसका कोई काम ही नहीं तो क्यों बना रखा है? अगर सारा कुछ डीजीसीए ने करना है। पिछली बार जितने भी आपके ऊपर मैंडेट थोपे गए थे कि बिना मास्क के आप अंदर एयरपोर्ट में नहीं जा सकते हो, बिना मास्क और वैक्सीन के सर्टिफिकेट के आप ऊपर एयरप्लेन में नहीं, आपको टिकट नहीं मिलेगी, आप अंदर नहीं जा पाओगे, वो किसके थे? डीजीसीए की गाइडलाइन है। गाइडलाइन को कानून से ऊपर मानने की अगर आपको जल्दबाजी पड़ी हुई है, तो पहली बात तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा है, एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है इसके अंदर? इसके ऊपर हजारों करोड़ रुपया हर महीने, हर रोज का करोड़ों रुपया क्यों बर्बाद किया जा रहा है? और यदि वो है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? अरे भैया, कभी लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे, एक रेल दुर्घटना होती है और वो आदमी इस्तीफा दे देता है नैतिक जिम्मेदारी समझ करके कि भाई मैं रेल मंत्री हूं, मैं अपने मंत्रालय ठीक से नहीं संभाल पाया, तो मेरी फेलियर है ये, तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। यहां कौन जिम्मेदार है बताओ? आप क्या कह दोगे कि जो पायलट था वो पायलट वो जिम्मेदार था? मुझे किसी ने कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि, मैंने कहा भाई एक सिंपल सी बात है यार, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरे बच्चे की कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख के मुझसे जबरदस्ती जो है वो जहाज उसके अंदर नहीं ठुकवाया जा सकता क्या? बताओ आप मुझे। करा जा सकता है ना? मतलब आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है कि आप जेपटाइज उसको उसके अंदर कुछ सेंधमारी करके या कुछ गलत गड़बड़ कर दो, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना भाई मेरे। डीजीसीए का कोई आदमी किसी को बलि का बकरा तो बनाओ, लेकिन कोई नहीं बनेगा मेरे दोस्त। और मैं कामयाब नहीं होता हूं भाई। मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा ना, अगर हर चीज को साबित करने में कि ये साजिश थी, तो लोग जूते मारेंगे इनको। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि 50 दिन दे दो, अगर अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई, जब नोटबंदी हुई थी, जिस चौराहे पर कहोगे मैं जूते खाने को ले आ जाऊंगा और मुझे जूते मार लेना, जितने चाहो उतने जूते। मैं अनाउंस कर रहा हूं, जो आपके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपकी पार्टी में हैं, कि मैं जूते मारना चाहता हूं। अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई है आज तक भी, 50 महीने हो गए हैं, उससे भी ऊपर हो गया है। 48 महीने में 4 साल बनते हैं। 2016 में हुई थी, 2025 आ गया।
अभी तो सब कुछ बर्बादी की तरफ है, हम सबको जूते मारने हैं। किस चौराहे पर आ रहे हो तुम? ये पूछना नहीं बनता है क्या? अरे तो एविएशन मिनिस्ट्री, अगर अगर लोग मर रहे हैं तो लोगों के मरने पर अगर सवाल कोई उठा रहा है तो उसको आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि भाई मैं कोई साजिश साबित करने में लगा पड़ा हूं? मैं तो साबित ही नहीं कर पाता, मैं तो बोल ही रहा हूं खाली। एक नैरेटिव सरकार चला रही है, एक नैरेटिव मीडिया चला रही है, मिनिस्ट्री चला रही है, मिनिस्ट्री एविएशन, ये सब कुछ तो मिली भगत सब एक ही तो है भाई मेरे, उससे अल्टरनेट कोई भी नहीं बोल रहा ना। कमाल की बात तो ये है। डॉक्टर साहब, अब कोई हेल्थ की बात आती है, आप हेल्थ की बात पे बातचीत करते हो। हम्म। कोई और मुद्दा आता है, लॉकडाउन का मुद्दा हो, आपने उस पर बात की। किसान आंदोलन का मुद्दा है, उस पर भी बात की। कितनी चीजों के एक्सपर्ट हो आप। अब एयरलाइन वाला मुद्दा आ गया, आप उस पर भी बात कर रहे हो। भाई एक्सपर्ट वर्ड इज अ फ्रॉड। जो ये टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं इसमें एक्सपर्ट शब्द को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्सपर्ट कौन होता है? पीएचडी करे हुए किसी बंदे से मिलना आप। पीएचडी करा हुआ बंदा कौन होता है? जो 10वीं का बच्चा है, सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, 11वीं के बच्चे तक आते आते वो साइंस कॉमर्स और उसमें चली जाती है, मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में चली जाती है। मास्टर्स में जाओगे वो भी बंट जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसने तीनों पढ़े थे, मास्टर्स में जाकर के वो भी एक तक आ जाएगा कि केमिस्ट्री में करनी है कि मैथ्स में कि फिजिक्स में। पीएचडी तक जाओगे तो वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री भी एक टॉपिक पे आके अटक जाएगी, कौन से टॉपिक पर तुमने रिसर्च करनी है, यही तो है ना। जी। उसी को एक्सपर्ट बोलोगे आप। जिसने एक टॉपिक पर काम किया है वो एक्सपर्ट है, या जिसको सारा पता है वो एक्सपर्ट है? और जिसको सारा पता है वो तो मैं नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कॉमन सेंस का सवाल पूछा है मैंने। कॉमन सेंस के सवाल और एक्सपर्ट की जब मुकाबला होता है, जब जिस टाइम पे ये थे, कौन से थे ये जितने ये आईएमए वाले थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले, जो आपने हेल्थ वाली बात पे बोला, मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वालों से कॉमन सेंस का सवाल पूछा था। हमारा एक चैनल था हरियाणा का ही, पंडित जी थे उसके, कोई मैं नाम भूल गया उनका, सत्य खबर करके एक चैनल है, उस पे मैंने बोल दिया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन लिया। कोई इंटरनेट का इशू था, मैं नहीं आ पाया, तो बोले कि वो भाग रहा है, इंटरव्यू नहीं दे रहा है। मैंने फिर दोबारा से, बाई चांस वो चल गया, मुझे नहीं पता था उन्होंने ऐसा नैरेटिव चला दिया है। फिर उन्होंने आईएमए के 3 डॉक्टर बिठाए और मैं अकेला खड़ा था इधर से। वो 3 डॉक्टर थे स्पेशलिस्ट अपने अपने। मैंने कहा तुम अगर 3 डॉक्टर हो ना, तीनों के तीनों अलग अलग चीजों के एक्सपर्ट हो। कान वाले डॉक्टर को हड्डियां दिखा के देख लो, उसको कुछ नहीं पता बेचारे को। और जो हेल्थ का आदमी आयुर्वेद वाला है वो पूरे बॉडी को जानता है। तो अब उस कान वाले को आप एक्सपर्ट मानोगे या उस आयुर्वेद वाले को मानोगे, बताओ आप? जो पूरी की पूरी फिजियोलॉजी को समझता है, पूरे के पूरे आपकी एनाटॉमी को समझता है, वो ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? और वो जो ज्ञान है वो तो कोई भी ले सकता है, डिग्री ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने फिर आईएमए वाले से पूछ लिया कि मैं किसान आंदोलन में बैठा हूं, और किसान आंदोलन में बैठे बैठे मुझे उस टाइम पे लगभग 6-7 महीने हो गए थे। मैंने उनको सिर्फ इतना ही पूछा है, भाई मुझे ये तो बता दो कि हम वहां पर बैठे हुए हैं, जहां तक टिकरी बॉर्डर तक किसान आंदोलन है वहां तक एक भी मौत कोरोना से नहीं है, और उसके पार चले जाओ तो अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन वाले लेकर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके सड़क पे फुटपाथ पे पड़े हैं, हॉस्पिटल के बाहर, अंदर जगह नहीं है। अब मुझे आप कॉमन सेंस बता दो उधर क्यों नहीं आ रहा वो जो बीमारी आप कह रहे हो। हम वहां पर 3 दिन में नहा रहे हैं कि 2 दिन में, हमें कुछ नहीं पता था। ठीक, हमें वहां यह भी नहीं पता था कि भाई क्या नाम, एक थाली में खा रहे हैं, 3 खा रहे हैं कि 4 खा रहे हैं कि 10 खा रहे हैं, सारे इकट्ठे एक ट्रॉली में बैठे काम कर रहे हैं, वहीं पे बैठे हैं, उसी के अंदर बैठे हुए हैं, सबके कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंगल भी डेथ कोरोना से नहीं हुई किसान आंदोलन में, पता है आपको ये बात? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब पहली बार सिंघू बॉर्डर पर कोरोना से डेथ दिखाई, सीएमओ के पास जाकर के 3 गाड़ियां भर के गई थी हमारी। वहां सीएमओ से ये पूछा था, तुमने किस आधार पर इस आदमी को कोरोना से मरा हुआ बताया है? तुमने इसकी ऑटोप्सी करी है या तुमने इसका पोस्टमार्टम किया? पहले ये बताओ। बोर्ड बैठेगा, बोर्ड तय करेगा कि ये किससे मरा है, उसके बाद बताना। जब बोर्ड बैठा, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो पता चला कि वो तो हार्ट अटैक से मरा था। फिर बता दिया था सीएमओ को, अगर एक भी डेथ बिना पोस्टमार्टम के कोरोना से डिक्लेयर की तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। भाई साहब एक भी नहीं मरा। डॉक्टर साहब, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो एयरलाइन की तरफ से आई है, ना सरकार की तरफ से आई है कि घटना का कारण क्या था। और ऊपर से सरकार जो है, गृह मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, आज प्रधानमंत्री भी वहां जाने वाले हैं। जो है एयरलाइंस ने, जो एयर इंडिया ने जो 1-1 करोड़ का कंपनसेशन है वो घोषित किया है। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? जनरल बिपिन रावत मरे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उनके
हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारी है कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, उस पे आई कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक? आर्मी की आई हो, सरकार की आई हो, एविएशन मिनिस्ट्री की आई हो, हेलीकॉप्टर जिस कंपनी ने बनाया उसकी आई हो? नहीं आई ना। पुलवामा हुआ था, उस पे आई कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? कोई पकड़ा गया? कोई जानकारी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? जबकि उस टाइम के श्रीनगर के गवर्नर, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक ने बताया कि यह अमित शाह ने करवाया था। ठीक है। तीसरे नंबर पे अपना ये पहलगाम हुआ, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई? अरे भाई, इतने दिन पहले की किसी वारदात पर अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है तो इस पे आएगी क्या? जज लोया मरा, उसका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई? किसी भी एनआईए की आई हो, किसी की आई हो, जुडिशरी की आई हो, कोई जज बोला हो, कोई भी बोला हो? ये पहले जो तड़ी पार था वो कैसे बरी हुआ उन केसों से, उन जजों को कहां बिठा दिया गया? मतलब किसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट के इंतजार कर रहे हो भाई आप? मतलब जो आदमी का इतिहास रहा हो सब कुछ बर्बाद करने का, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हो क्या? मुझे नहीं है उनका इंतजार। हमने अपनी बात कह दी है। वो अपनी बात, अगर हमारी बात में कुछ दम है, अपना सवाल पूछे सरकार से। लोग नहीं पूछ रहे, ना पूछे भाई। मैं मतलब अपना जमीर को गिरवी रख के मैं कुछ वो लाइन नहीं बोल सकता जो सिस्टम बोल रहा है। मैं तो अलग बोल रहा हूं, तो अलग अलग बोल रहा हूं। आप दे दो उसके ऊपर कोई जवाब। मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे बोलने ना बोलने से भाई? मैं तो बोलूं ना, जो मेरा मन कर रहा है वो बोलना चाहिए। कि जो आप सुनना चाहते हो या जो सरकार सुनना चाहती है या जो भक्तगण सुनना चाहते हैं वो थोड़ी बोलूंगा मैं वो बोलूंगा जो मेरा मन कह रहा है। उससे जो सहमत है वो अपनी बात कहते हैं, जो सहमत नहीं है वो अपनी कहते हैं। उसमें क्या दिक्कत है बताओ? ये ऐसा लगता है कि बहुत एक गंभीर जो है वो मुद्दा हुआ है, बहुत एक दर्दपूर्ण हादसा हुआ है, उसके बाद भी आप इस हादसे पे एक ऑफिशियल ऐसी स्टेटमेंट देने की जगह कि बहुत गंभीर चीज हुई, आगे से हमें ध्यान रखना चाहिए, आप तो उल्टा सरकार को कोसने चले हैं चीजों को लेकर। क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या आज तक एयरप्लेन क्रैश नहीं हुआ है भाई? रेवाड़ी में एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद वो कहने लगे कि भाई कम्युनिकेशन सिस्टम था, एक तरीका था कम्युनिकेशन का, वो तरीका बदलना पड़ गया था, हमको तो नए नियम जारी किए। तो मैंने अभी तो यही तो बोला है अपनी वीडियो के अंदर, मैंने यही तो कहा है कि देखना अब वहां पर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, यहां से पता चलेगा कि यह हादसा था कि यह साजिश थी। यानी कि आपकी एयरपोर्ट पे एंट्री एग्जिट, आपका दूसरे देश में जाना और आना, आपके वहां के रिहायशी इलाके के अंदर वहां का जो मतलब वो है रिहायशी इलाके का विस्थापन होगा। एयरपोर्ट की जमीन कहीं और चली जाएगी, एयरपोर्ट का स्टेशन कहीं और बनेगा या कहीं और एयरपोर्ट ट्रांसफर होने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर जो पहले एयरपोर्ट बाहर था शहर के अहमदाबाद में, वो अंदर आ गया है, उसके चारों तरफ जो है रिहायशी इलाका हो गया है। तो वो बाहर चला जाएगा तो वो जमीन किसके पास जाएगी, वो किस बिल्डर को मिलेगी, और दूसरी जमीन को कैसे वो देखेंगे? इस पे नजर दौड़ानी पड़ेगी ना। अभी आपको अगले 5-6 महीने, साल भर में पता चलेगा ना। अभी जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का ड्रामा खेला इन्होंने कि हटा दी, मैं अकेला था बोलने वाला, भाई नहीं हटी है यार, क्यों तुम बात कर रहे हो? एक क्लॉज हटाया जिसमें जमीन खरीदने वाला क्लॉज था। वो जमीन भी इसलिए क्योंकि अडानी को जमीन देनी है जम्मू कश्मीर की, और लिथियम मिला है वहां, लिथियम के भंडार अडानी को देने हैं, इसलिए हटी है। मैंने तब बोला था 2022 में, जिस टाइम पे ये गेम इन्होंने खेला, 19 में जब ये खेला, मतलब जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को इन्होंने लॉकडाउन लगाया था। मेरी लॉकडाउन लगते ही मेरी अगली पोस्ट थी कि अगर इंडिया में अगर ये कश्मीर में लॉकडाउन लग रहा है तो पूरे भारत में लगेगा। ये लेबोरेटरी है कश्मीर, दोनों पार्टियों के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों के लिए लेबोरेटरी की तरह काम करती है। क्योंकि लेबोरेटरी में क्या होता है, आपका पूरा ब्लड थोड़ी चेक किया जाता है भाई। एक बूंद ब्लड की ले लो, उसमें जो रिएक्शन होता है जिस दवाई का, पता चल जाएगा। तो वहां पर जो हो रहा है, क्योंकि वहां मुसलमान भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नजदीक भी है, बॉर्डर एरिया भी है, और आर्मी का शासन भी है, सरकार के विरोधी लोग भी हैं। तो एक बार चेक कर लो कि कांग्रेसी क्या भाषा बोलते हैं, बीजेपी वाले क्या भाषा बोलते हैं, अमर अब्दुल्ला वाले कैसी भाषा बोलते हैं, और वो सारे के सारे क्या क्या भाषा बोल रहे हैं, पता लग गया। वहां से मालूम पड़ जाएगा कि देश में किस तरह की आवाज आएगी। तो अब मैंने बोला था कि ये लेबोरेटरी टेस्ट है, उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा। तो 5 अगस्त 2019 को वहां लगा, और उसके बाद कोविड-19 आ गया, और फिर उसके बाद में आपके पूरे देश में लगा। ना लगाओ तो बताओ।
उसके बाद जब वहां पर 370 वाला नाटक हुआ, तब मैंने बोला था कि ये जमीन अडानी को देनी है। मेरी कितनी वीडियोस वायरल हुई थी, इतनी गालियां पड़ती थी मेरे को, इतनी गालियां पड़ी थी कि तुझे कुछ भी चीज, हर चीज में तुझे साजिश नजर आती है। अरे साजिश नहीं है भाई, ये खबरों को नहीं पढ़ते हो यार तुम। पहले खबर आएगी लिथियम के भंडार मिले हैं, फिर खबर आई थी कि वहां सेना का डिप्लॉय किया गया है, सेना की टुकड़ी को लगाया गया है, फिर पता लगता है कि लॉकडाउन लगाया गया है, फिर पता लगता है कि आपकी मेडिकल स्टोर भी बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट भी बंद कर दिया है, मोबाइल सेवा भी बंद कर दिया है, आपका टेलीफोन सेवा भी बंद कर दिया, तो ताकि कश्मीर की कोई खबर बाहर ना जाए। जो चाइना में हो रहा है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें ये खबरों को तो आप पढ़ते नहीं हो, तो आप कैसे आप ये कह सकते हो कि मेरी चीजें, मतलब मैं अलग ओपिनियन दे रहा हूं तो वो गलत है। चलो आपका ओपिनियन सही है डॉक्टर साहब, आपका जो आप जो बात बता रहे हो सारी की सारी सही है। सरकार की जिम्मेवारियां हैं, कमियां हैं, आपको लगता है वो सारी ठीक है। सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? आप सोल्यूशन भी आपने कुछ इजाद किया होगा कि ऐसा हुआ है तो। देखो, सबसे जो मेरा कहना है, हाँ कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखो। इन्हें चालू करते फिर, ये तो चल रहा है हमारे साथ। जो मेरा कहना है, एक सेकंड डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इसके सोल्यूशन के रूप में यदि आपको सचमुच कुछ करना है, सबसे पहले जवाबदेही तय करो हर चीज की, हर चीज की। सड़क पर चलते हुए किसी का बच्चा साइकिल या मोटरसाइकिल का टायर गड्ढे में पड़ने से अगर उसकी मौत हो जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? सड़क का ठेकेदार, बनाने वाला मजदूर, वहां का एसडीएम, उसको पास करने वाला इंजीनियर, या कौन? किसकी जिम्मेदारी? कोई तो तय, कोई तो जिम्मेदारी होगी ना किसी की। तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि ड्राइविंग करने वाले की जिम्मेदारी तय कर दोगे, खाली बहाने ढूंढते रहोगे ड्राइविंग करने वालों के कमियों के। मान लो कोई आदमी ऐसा है जो गाड़ी चलानी आती है उसको, और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होता है 15 या 20 साल गाड़ी चलाने के बाद। 15-20 साल जिसने गाड़ी चला ली उसको लाइसेंस रिन्यू करने की तो जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है, उसको ये लोग कह देते हैं इसने रिन्यू नहीं कराया था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, इसलिए कोई केस नहीं बनता है। कि नहीं? कितना कितना हिपोक्रेटिक एक सिचुएशन है। तो मैं ये कह रहा हूं, छोटी से छोटी चीज पर जो व्यक्ति क्रेडिट लेता है, आर्मी ने अटैक किया ना, एयर स्ट्राइक आर्मी ने किया ना, तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी कैसे ले सकता है? देश के मजदूर रोड बना रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, टोल हम देते हैं, तो वो क्रेडिट कैसे ले सकता है? एक आदमी जो हर किसी के किए हुए कामों का क्रेडिट खुद ले रहा है, तो क्या सारे हादसों और सारी गलत नीतियों के परिणाम का जो ठीक रहा है वो उसके सर पर नहीं फूटना चाहिए? नहीं फूटना चाहिए क्या? बताओ आप। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, इस देश के अंदर उसने कहा इतनी वैक्सीन लगा दी, इतनी वैक्सीन लगाकर इतने लोगों को, फलाना लोगों को वो कर दिया। बाद में हालांकि वैक्सीन का सर्टिफिकेट से अपनी फोटो हटा ली, लेकिन मैंने कुछ लिखा था जिसके ऊपर मैंने कुछ डिटेल दी थी कि भाई आपने इसके ऊपर सवाल ही नहीं पूछा यार। मलेरिया के केस, मतलब ये तो आपने बताया ना कि कोरोना के केस थे, मलेरिया के 2 लाख केस साल में, डायबिटीज के 5 लाख केस, किडनी फेलियर के 2 लाख केस, कैंसर के 9 लाख केस, लिवर 3 लाख केस, ब्रेन स्ट्रोक 7 लाख केसेस, टाइफाइड के 9,000, रोड एक्सीडेंट्स के लगभग 2 लाख, कुपोषण 10 लाख बच्चे मरते हैं कुपोषण से, गलत इलाज होने से 10 लाख बच्चा पिछले साल मरा है, आत्महत्या 1.5 लाख, मर्डर 30,000, प्राकृतिक आपदा में मौत 60,000, फूड पॉइजनिंग से 15.5 लाख लोग मरे, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में 11,000, और डिप्रेशन से लगभग 1 लाख लोग मरे। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप कह रहे हो कि हर एक चीज की जिम्मेदारी सरकार की है? नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट कैसे ले लेगा फिर वो? भाई देखो, दोगली बात नहीं होगी ना कि क्रेडिट उसका, जिम्मेदारी हमारी। या तो जिम्मेदारी, क्रेडिट भी हमें मिलना चाहिए, क्रेडिट जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए, और अगर क्रेडिट वो ले रहा है तो जिम्मेदारी भी उसकी होनी चाहिए। सबसे पहला सोल्यूशन ये होता है दोस्त कि जब कोई व्यक्ति काम करता है ना, उसको इस बात का डर होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगी। मीडिया खरीद लिया, सोशल इन्फ्लुएंसर इफेक्ट कर दिए, आपको डरा दिया, धमका दिया, ईडी का मदद ले ली, सीबीआई की मदद ले ली, उसकी मदद से विपक्ष को रोक लिया गया, सारे नेताओं को खरीद लिया गया, मनमाने नोट छाप करके सबका मुंह बंद कर दिया गया। कौन बोलेगा भाई?
पब्लिक तो बेचारी को सुबह से लेकर रात तक अपनी रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं है उसको, तो उसको समझाने कौन जाएगा? किसी वकील को नहीं पड़ी है तुम्हारे अधिकारों के बारे में बता दे, किसी मास्टर को नहीं पड़ी है कि जो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बचाने की बात कर ले, किसी नेता को नहीं पड़ी है कि वो आपके गांव को संवारने की बात कर ले। मेरे गांव का उस दिन का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे गांव में आए थे ना, मैंने ये आंकड़ा दिया, उस दिन बनाया था, सर्वे किया था पूरे गांव में। मेरे गांव में अगर 1800 घरों का आंकड़ा लेता हूं ना, ये देखो, ये मैंने हर जाति का आंकड़ा लिया था। मतलब इसमें ये जाट कम्युनिटी, ये ब्राह्मण, ये वाल्मीकि, ये चमार, ये कश्यप, ये गडरिया, जितने हमारे गांव के अंदर हैं, सबका डाटा लेकर के, घरों का अनुपात लेकर के, हम उसी अनुपात में उनके घरों में गए, सबका हिसाब किताब किया, सबसे पूछा। मतलब कुछ कास्ट में तो यहां तक भी है, अगर आप देखेंगे, जैसे इंश्योरेंस का जो पैसा 0 रुपया है, तो 0 लिखा हुआ है, हमने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। कहीं पर कितना लिखा? तो इन 1800 घरों का जब आंकड़ा निकाला ना, ये आंकड़ा निकल के आया था। पता लगाओ, इंश्योरेंस के जो मतलब इंस्टॉलमेंट जाती है ना, मेरे गांव से 44 करोड़ रुपया जाता है इंश्योरेंस का, 44 करोड़। मैंने गांव वालों से पूछा तुम्हारे गांव में मरते कितने हैं जिनको इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है? पता चला पूरे साल में एक भी नहीं मरता है जिसको इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। तो ये 44 करोड़ रुपया हर साल बेफजूल देते हो ना। अगर गांव वाले सिर्फ ये 40 करोड़ इकट्ठा कर लो, उसके ब्याज ब्याज में मरने वाले को, हर मरने वाले को 10 लाख दे सकते हो तुम। ये बात कोई छोटी बात नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद मैंने पता किया, टोटल कमाई पूरे गांव की 280 करोड़ रुपया है, और उसमें से खर्चा 100 करोड़ है। 180 बचत के होने चाहिए ना, 180 करोड़, लेकिन रियलिटी में 316 करोड़ रुपए का तो लोन है पूरे गांव पे, जो जा रहा है, लोन के इंस्टॉलमेंट्स जा रहे हैं। और एजुकेशन पर मेरे गांव से 20 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूलों को जाता है। सिर्फ एक गांव की बात कह रहा हूं, पूरे हरियाणा में लगभग 7000 गांव हैं, और पूरे देश में 7 लाख गांव हैं, छोटे बड़े मान करके कैलकुलेट करके देखो, जीरोस खत्म हो जाएंगी, काउंटिंग नहीं आती हमको इतनी, जितने पैसा हम लोग सिर्फ वेस्टेज कर रहे हैं। और किसकी जिम्मेदारी? आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, फेल होए, पास होए, जॉब मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, डिप्रेशन में जाए, नंबर कितने आए, क्या, सारी जिम्मेदारी बच्चे की। कोई माँ बाप जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई टीचर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई बोर्ड जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही। जिम्मेदार कौन? बच्चा, कि तू मेहनत नहीं करता। अरे भाई, तेरे पास सीईटी इतनी है यार, क्या करे तू? अभी सीईटी का एग्जाम निकाला, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकाला, कितने करोड़ रुपए सिर्फ फॉर्म भरने पे कमा गई सरकार। उसके बाद जब वो बच्चे ट्रैवल करके जाएंगे, एक रात पहले हर गाड़ी का खर्चा हिसाब लगाओ, कम से कम 4000 रुपए का तेल फूकेगा, क्योंकि गुड़गांव वालों को यमुनानगर फेंकेंगे, यमुनानगर वालों को दादरी फेंकेंगे, दादरी वालों को उधर फेंकेंगे, ऐसे ही होता है ना। एक रात पहले जाएंगे, पूरी फैमिली का टाइम लगेगा, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा, और अगले दिन पेपर देने जाएंगे, अगले दिन 2 दिन खराब होंगे, कितना पैसा बनेगा। और पोस्ट कितनी निकलेंगी? 1000 बच्चों को नौकरी देने की कवायद कर रही है सरकार, या 10,000 बच्चों को देने की कवायद कर रही है। वो 10,000 बच्चे कैसे लगेंगे? ठेके पर लगेंगे। ये काम हो रहा है ना। जिम्मेदार कौन? तुम्हारा बोर्ड से पढ़ा बच्चा, तुमने सिलेबस दिया, वो पढ़ा, तुमने पास किया, तुमने पास करने का फिर कह रहे हो एक और पेपर देना पड़ेगा। कब तक पेपर लेते रहोगे? तुम्हारा पेपर कौन लेगा? तुम्हारे किए का हिसाब कौन देगा? ये तो पूछ लो कोई। उनके कर्मों का हिसाब नहीं मांग रहा कोई भाई। ये है सोल्यूशन, हिसाब मांगना चालू कर दो। 5 साल में इतने लाख, इतने करोड़ रुपया तुमने खाया है इस देश का, इतने कि तुमको हर एमएलए को इतने करोड़ रुपए मिले हैं फंड के। वो फंड तुमने कितना खाया, और उसके बदले में तुमने क्या किया वो बताओ। सड़कें सोल्यूशन थोड़ी ना है यार, तरक्की का पैमाना सड़कें थोड़ी ना है। जहां जहां सड़कें हैं, और जिन गांवों की सारी गलियां पक्की और फर्श वाली और सड़क बन चुकी है, वहां का तापमान तो चेक करो, ठंडा ही नहीं होता भाई। एक बार गर्म हो गया तो अगली सुबह ही निकल आती है, सारी बिल्डिंगों से गर्मी की ऐसी वो निकलती है। शहर में जाकर देखो, दिल्ली जैसे शहर में रात को भी दिन जैसा ही गर्मी रहती है। क्यों? सब कुछ पक्का हो गया है, ना पेड़ है, ना घास है, ना मिट्टी है, ना पानी छिड़कने की जगह, कुछ नहीं है भाई साहब आपके पास। इस हादसे को लेके पर्टिकुलर डॉक्टर साहब, आप सरकार से क्या क्या सवाल आप पूछना चाहते हो? क्या चाहते हो आप सरकार किन सवालों के आपके जवाब दे? सबसे पहले यह जवाब दे कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, डीजीसीए का क्या काम था, जिम्मेदार कौन है,
22 लोगों की मौत पर सारा देश मातम मनाकर अभी तक रुका नहीं था, जो वहां हुई थी। उसके बाद फिर एक हादसे में 11 लोग मर जाते हैं जब आपका आरसीबी का जश्न मनाया जा रहा है, उसका भी कोई जिम्मेदार नहीं है। वो एक बागेश्वर वाला नौटंकी है, उसके वहां पर भी मतलब भगदड़ मच जाती है, वहां लोग मर जाते हैं, तो उसका भी जिम्मेदार कोई नहीं है। कोई नेता अगर कॉल दे देना कोई, और वहां एक आदमी मर जाए, तो जिसकी कॉल थी उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। किसी धर्मगुरु के ऊपर हुई आज तक भगदड़ में मचे? नहीं ना। कुंभ में कितने लोग मरे, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? कोई भी नहीं। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। कमाल की बात यह है। और रिस्पॉन्सिबल होगा तो कैसे? जो तुम पाकिस्तान को पूरे को नेस्ता नाबूद करने के लिए तैयार खड़े थे, 22 लोगों की मौत पर, 242 लोगों की मौत पर पूरे के पूरे एविएशन मिनिस्ट्री को नेस्ता नाबूद क्यों नहीं कर देते तुम? करने चाहिए ना जी। ये हत्याएं हैं, मौत नहीं है। आई डिक्लेयर दैट, आई डिमांड कि पूरी एविएशन मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐसे ही लोगों को लील रही है। अगर आप 22 लोगों पर पूरे पाकिस्तान को मारने के लिए तैयार होते हो तो एविएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, कौन रेगुलेट करेगा क्यों aviation? जाना है एविएशन का? किस लिए जाना है? पहले ये तो बता दो, कहां जा रहे हो या क्यों जा रहे हो? क्यों जाना है आपको? ये बताओ, क्या करने जा रहे हो आप लंदन? लंदन वालों को यहां आना पड़ा था क्योंकि उनके वहां कुछ नहीं होता था। मसाले यहां से जाते, कपड़े यहां से जाते, दाल यहां से जाती, अनाज यहां से जाता, पशु यहां से जाता, फूड प्रोडक्ट्स यहां से जाता। उनके पास कुछ था ही नहीं भैया। वहां क्यों जा रहे हो? वो तुमको लुभावने लुभावने बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया बढ़िया सड़कें दिखा रहे हैं। उनको यहां आना है, इसीलिए तो तुम्हारे बूढ़ों को मार करके जवानों को विदेश भेज रहे हैं। सब कुछ पाइपलाइन से चल रहा है, पूरा अमेरिका, पूरा लंदन पाइपलाइन से। पाइपलाइन नहीं चलती कभी। पाइपलाइन तो जब मर्जी बंद कर दो। वो यहां भी बिछाने जा रहे हैं। दो चीज आपने कही, एक तो जिम्मेदार कौन ये बताओ, दूसरा डीजीसीए को पूरा नेस्तो नाबूद कर दो। और अगर अगर तुम पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने वाले लोग हो आपको तो आपको लगता है यही दो सॉल्यूशन है, या और भी कुछ आपको लगता है कि सरकार को ये कदम उठाने चाहिए इस हादसे को लेके? कुछ नहीं भैया, जो अगर ये हादसा किया गया तो पहले आगे भी होते रहेंगे। कभी भी किसी को भी निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी हमारी फ्लाइट में हम कभी चढ़े और वो भी उड़ जाए तो उसमें बुरा मत मानना। या पूरी गाड़ी उड़ जाए, या हमारी गाड़ी में आपको कोई ड्रग्स रखी मिल जाए, या कोई और आरोप लग के हमको भी अंदर कर दें, तो बुरा मत मानना। ये प्लानिंग के तहत होता है सारा कुछ, हमारे कहने से थोड़ी होगा कुछ भी। लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपको ज़रूरत क्या है? कई बार डॉक्टर साहब एरोप्लेन की ज़रूरत क्या है आपको? आपकी जो बातें हैं ना, जिस तरह आप बताते हो, फिल्मी कहानियां लगती हैं कि हाँ यार प्रॉपर एक बात प्लानिंग बताओ, हुई सोचो, है। देखो एक बात बताओ, आपको किसने बनाया? जिसने आपको बनाया उसी ने पेड़ बनाया, उसी ने पानी बनाया, उसी ने हवा बनाई, उसी ने पक्षी बनाए। चिड़िया, हमिंग हमिंग बर्ड, और मोर, और ईगल, शुतुरमुर्ग, सब उसने बनाए। जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो रातों रात, उसको पंख दिए। तुमको भी दे देता वो। अगर आपको भी दूर जाना के लिए बनाया होता, अगर आपको भी ट्रैवल करने के लिए बनाया होता, आपको नहीं पंख दे सकता था वो? जब इतने सारे पक्षियों को दे दिया, तो आपको क्यों नहीं दिया? आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ट्रैवल करने के लिए नहीं बना है। हम जैसे लोगों को ये सारी बातें ट्रैवल कर करके लोगों को बतानी पड़ती है। पूरी बॉडी में वात इकट्ठा हो जाता है। जो आदमी ट्रैवल करता है पूरी बॉडी पेन करती है उसकी। उस पेन से निजात पा ही नहीं सकते, क्योंकि उसका कारण ही ट्रैवलिंग है। और ये बात कौन समझाएगा? क्योंकि आपने आयुर्वेद तो पढ़ना बंद कर दिया, आपने शरीर को समझना तो बंद कर दिया, कुदरत से तो आप दूर हो गए। आप तो सब सारा दिन तो एयरपोर्ट लगे रहते हैं, आप तो गाने सुनने के शौकीन हो गए, मूवी देखने के, या ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हो, तो आपने समझना ही बंद कर दिया भाई। यार तुमको तेज भागना होता तो चीता बनाया तो है यार, तुमको भी दे देता उतना तेज दौड़ने वाली चीजें। आपको गेंडे जैसी खाल भी दे सकता था वो। गेंडे की खाल दे दे, मछली वाला गोल गोल वो गलफड़े दे दे अंदर, ठीक है, और मतलब जो है उड़ने के लिए पंख दे दे। ये सब कुछ चाहिए क्या आपको? आदमी क्या कर रहा है? सिर्फ दोहन के अलावा तो कुछ नहीं कर रहा ना प्रकृति का। एयरपोर्ट बना के, जहाज बना के आप अपनी जड़ें छोड़ करके जा रहे हो। जिस पेड़ की, जिस जानवर की, जिस इंसान की जड़ें खोखली हो जाएं, वो सरवाइव नहीं कर सकता। और जो इस षड्यंत्र को चलाने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि आपकी जड़ें खोखली हो जाएं। आप एक बात बताओ,
राखी गढ़ी पे तो ये तो इन्हीं वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले बोल रहे हैं ना, एएसआई वाले बोल रहे हैं ना कि यहां पर बड़ी विकसित सभ्यता थी। अगर 4000 साल पहले पक्की ईंटें अवेलेबल थी तो हमारे जो पुरखे थे वो मूर्ख थोड़ी थे यार, वो कच्चे मकान बनाया करते थे। उन्होंने पक्की ईंटों का जमाना देखकर कच्ची चीजों पर वापस गए कि सब कुछ पक्का हो जाएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, तब जाकर के वो गए। अब जाकर के देखो अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर या भारत के अंदर जो सबसे अमीर लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए खूब सारी जगह है, वो ठंडी जगह के लिए, सुकून के लिए अपनी 1 एकड़ की फार्म हाउस में एक कच्ची झोपड़ी बना के बैठे हैं। नहीं बना के बैठे हो तो बताओ, सुकून वहां मिलता है। वो दिखाने के लिए है बड़े वाली बिल्डिंग, और ये जो है असली सुकून के लिए है। वो पागल थोड़ी ना थे, हमारे पुरखे बड़े समझदार थे कि इस तरह का जीवन जियो कि अगली पीढ़ी को ना पसंद आए तो उसको तोड़ना आसान हो, रीमोल्ड करना मुश्किल ना हो, और उसके बाद उसमें अपने तरीके से बना लो। और जब आप चले जाओ, क्योंकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी मेहनत की कितनी है, मतलब आप 50 साल तक ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। 50 साल आपने किया, ये करोड़ों साल से चल रही धरती है, अपना योगदान करो, इसको बर्बाद करने में नहीं बल्कि इसको संभालने में। और जब यहाँ से जाओ तो आपका कुछ वैसे भी नहीं रहना है भाई, कुछ नहीं रहना है, परमानेंट नहीं है आपकी कोई, आपका डीएनए सरवाइव करेगा, आपका डीएनए आगे जाएगा आपके बच्चों की शक्ल में, आपके बच्चे सरवाइव करते रहे, इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी है। आप अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हो, बताओ, सारा डीएनए तो खत्म कर रहे हैं। इट्स ए गेम प्लान, इट्स ऑल स्ट्रैटेजी। तो मैं तो नहीं इसके पक्ष में, मैं तो रोडवेज के भी पक्ष में नहीं हूं। देखो, अगर आप घूमने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, दुनिया देखने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका काम ट्रैवलिंग से चलता हो, आपकी जिंदगी ट्रैवलिंग से चलती हो, इससे दुखद और इससे भयानक तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब आप सुबह उठते ही ट्रैवल करने लग जाओ, रात तक आप ट्रैवल करते रहो, जियोगे कब यार? कंपनियों के लिए कमाते रहोगे। गाड़ी अपनी खुद की है तो कंपनी को फायदा, पेट्रोल कंपनी को फायदा, आप जहाज से जा रहे हो तो जहाज कंपनी को फायदा, आपको क्या मिल रहा है? बीमारी। बाकी तो मैं क्या कहूँ। खैर डॉक्टर साहब, हम आपकी बात लगभग मेरे हिसाब से लोगों को समझ में भी आएगी, और शायद ये चुभने वाली बातें हैं, ना सरकारी भी आदमी आए कोई मुझे देखे, क्या, कोई देखो कोई मैं तो नेता देखे। ब्लैक बॉक्स की खबर आ जाए बस किसी तरह से, ब्लैक बॉक्स में सारा कुछ होता है कि कैसे एक्सीडेंट होता है, क्यों हम हुआ। सब की भी ये दुआएं कि पता लगे लोगों को एग्जैक्टली कि ब्लैक बॉक्स में क्या मिला है डाटा, तो उससे पता लगे मुझे कि। नहीं लगता आपको कभी भी पता चलेगा कि विजय रूपाणी को क्यों मारा गया, कभी भी नहीं पता चलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कातिलों का आज तक पता नहीं चला। 1 करोड़ रुपया दे रही है, भक्तगण जो हैं वो लगे पड़े हैं भाई, टाटा कंपनी जो ये एयर इंडिया 1 1 करोड़ रुपया दे रही है। या भाई मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पढ़ लो 1999 की, हर एयरलाइन को अपने इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले उन पैसेंजर्स को मिनिमम इतना तो देना पड़, ये मिनिमम है जो उन्होंने साइन करी हुई है उस कन्वेंशन पे, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है ये, जी। तो ये मजबूरी है उनकी देनी, ना कि उनकी दरिया दिली। सरकार के पक्ष वाले लोग इसको दरिया दिली बना करके पेश करें कि 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। 1 करोड़ रुपया इज अ ब्लड मनी। आपके बच्चे की मौत की कीमत रखी है उन्होंने, 1 करोड़ रुपया। अमित शाह बोल दे उसके बेटे की कीमत कितनी है, हम देंगे, मैं अपने हाथ से उसका गला दबाना चाहता हूं। बोलो कितने रुपए में अपना बेटा मरवाएगा वो, या कोई और बता दे अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को मरवाने का कितना पैसा लोगे? हमारे बच्चों की कीमत है 1 करोड़, बस। इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब एक्सप्लेन धन्यवाद। करने के लिए, एक नया नैरेटिव लेके आने